नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर देश से। आपके साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। आज बात करेंगे कमर तोड़ महंगाई की। जी हां, पहले महामारी से जूझ रहे थे, अब महंगाई से जूझ रहे हैं। आम जनता को महंगाई का डबल झटका लगा है। रोजाना बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमतों का सीधा असर हमारी किचन पर पड़ रहा है, हमारी जेब पर पड़ रहा है। अमूल के बाद अब मदर डेयरी ने भी दूध के दामों में इजाफा कर दिया है। 2 रुपए प्रति लीटर दूध की कीमतें बढ़ा दी गई है। वहीं घरेलू गैस के दामों में भी बढ़ोतरी की जा रही है। मेट्रो सिटीज की बात करें तो पेट्रोल ने शतक बना लिया है। इस महंगाई का सीधा सीधा जो असर है आम आदमी की जेब पर पड़ता हुआ दिख रहा है। सब्जियां महंगी हैं, दालें महंगी हैं, खाद्य तेल, सब कुछ महंगा होता जा रहा है। अब सवाल जनता के सामने है कि वो खाएं तो क्या, बचाएं तो क्या। ऐसी स्थिति आम जनता के सामने खड़ी हो गई है। ऐसे में हमारा सवाल है कि बेकाबू महंगाई पर लगाम लगाने की कोशिश आखिर क्यों नहीं हो रही है। इसका हम जवाब जानेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह रिपोर्ट दिखा देते हैं। महंगाई का एक और झटका। मदर डेयरी दूध में भी आया उबाल। पेट्रोल डीजल ने लगाया शतक। एलपीजी पीएनजी गैस के दामों में आग। देश महामारी से पहले ही जूझ रहा है। इस बीच महंगाई ने कमर तोड़ दी है। महामारी से जो बच गया अब महंगाई से जूझ रहा है। रोजमर्रा की वस्तुएं इतनी महंगी होती जा रही हैं कि खाएं क्या और बचाएं क्या, ये सोचना पड़ रहा है। अमूल दूध के बाद अब मदर डेयरी ने भी दूध के दामों में इजाफा कर दिया है। दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया गया है। दूध के बढ़े दाम 11 जुलाई यानी रविवार से लागू हो जाएंगे। मदर डेयरी दूध के बढ़े इन दामों की बात करें तो टोंड दूध जो आज 42 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है, वो कल से 44 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। फुल क्रीम दूध की बात करें तो 55 रुपए प्रति लीटर, कल से ये दूध 57 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। डबल टोंड दूध 39 रुपए प्रति लीटर, कल से 41 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। 43 प्रति लीटर जो कल से 49 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। दूध की इन बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की जेब पर सीधा असर डाला है। 11 तारीख से जैसे सुना है कि दूध के पैसे बढ़ रहे हैं। दूध महंगा नहीं होना चाहिए। गरीब आदमी अपना दिन पहले दूध और चाय से स्टार्ट करता है। दूध के तो प्राइस 5 रुपये 10 रुपये कम होने चाहिए कि हर बंदा अफोर्ड कर सके। एटलीस्ट दूध, चाय, बच्चों में दूध चाहिए, बड़ों में दूध चाहिए, सीनियर में दूध चाहिए। दूध तो मैं कह रहा हूँ 2 रुपये ना बढ़ के 5 रुपये कम होना चाहिए। द प्राइस शुड बी रिड्यूस्ड। वहीं दिल्ली में पेट्रोल ने शतक बना दिया है। शुक्रवार को नई वृद्धि के साथ दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए 91 पैसे प्रति लीटर हो गई है और डीजल 89 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में हो रही बेतहाशा वृद्धि से लोग बेहाल हैं। पहले 90 था, 80 था, तो उसमें पेट्रोल भी ज़्यादा था। अब कम आ रहा है। अब बाइक चलानी भारी हो रही है। और पीएनजी गैस के दामों में भी लगातार इजाफा हो रहा है। सब्जियां, दालें और खाद्य तेल पहले से महंगा है। ऐसे में आम आदमी का घर चलाना मुश्किल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो महंगाई बेकाबू होती जा रही है, सरकार क्या कर रही है? सबसे बड़ा सवाल यह है। आम आदमी की जेब ढीली होती जा रही है। पेट्रोल डीजल के बाद खाद्य सामग्रियों की चीजें बढ़ती है। और आप देखिए, आप मदर डेयरी और अमूल ने भी प्राइस में बढ़ोतरी कर दी है, यानी कि आम जनता पर अब पूरी तरह से महंगाई का जो बोझ है वो पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और सरकार की तरफ अब आम जनता टकटकी लगाई बैठी है कि सरकार आखिर इस पर कर क्या रही है, महंगाई को लगाम क्यों नहीं लगा पा रही है। 2 खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रमाकांत मिश्र जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। अंशुल अभिजीत जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। अगर आपको मेरी आवाज रमाकांत मिश्रा जी आ रही है, मेरा सवाल सीधा सीधा आपसे यही है कि महंगाई कम करने के लिए सरकार क्या कर रही है? पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े सर, उसके बाद हमने देखा कि खाद्य पदार्थों के दाम बढ़े, दालों सब्जियों के दाम बढ़े, अब दूध के दाम भी बढ़ने से आम जनता परेशान है। वो सरकार से सवाल पूछ रही है कि आप लोग कर क्या रहे हैं? को समझनी पड़ेगी। निश्चित तौर पर हमारे पास क्या है, क्या रिसोर्सेज है, नहीं है, उससे जनता को मतलब नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको सारे जितने भी हैं वो फेयर प्राइस पे मिले, ये बहुत बड़ी बात है। निश्चित तौर पर जो सरकार है वो पूरी तरह से गंभीर है, लेकिन एक चीज आपको समझना पड़ेगा, जो जहां तक बात है जो कि
प्री कोविड और पोस्ट कोविड का जो इम्पैक्ट, ये हम सबको, ये हमारा ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर इसका प्रभाव पड़ा है। और ये सब चीज को हम सबको समझना पड़ेगा, जो कि हाँ सचमुच में इसका जो इम्पैक्ट है, जो प्रभाव है, एक एक व्यक्ति के ऊपर में पड़ा है। और जहां तक बात है, चाहे वो आपका डिमांड, देखिए डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो गया, चाहे कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन हो गया, कोई भी चीज हो, हम आंकड़ों में नहीं जाना चाहते, बल्कि हम ये समझना चाहते हैं या हम डिस्कस करना चाहते हैं जो सचमुच में इसके ऊपर में, जहां तक बात है पेट्रोल की बात है, जहां तक डीजल की बात है, तो रमाकांत जी आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ पा रही है, मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूं। मैं अंशुल जी के पास जाता हूं, आपका ऑडियो थोड़ा मैं दुरुस्त कराने की कोशिश करता हूं, आगे मैं आपसे सवाल लूंगा। अंशुल जी, रमाकांत जी को थोड़ा बहुत मैंने जो सुना, मुझ तक जो आवाज आ रही है आपने भी सुना होगा, वो कोविड का हवाला दे रहे हैं इस पर कि महंगाई जो बढ़ती जा रही है, खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, दूध के दाम भी अब बढ़ने लगे हैं। इस पर कांग्रेस पार्टी का क्या रिएक्शन है? देखिए शंकर भाई, मैंने तो उनका जवाब सुना नहीं। मैं ये कह सकता हूं कि जब कोविड से पहले, इस महामारी से पहले ही देश की हालत बहुत खराब थी, अर्थव्यवस्था का विनाश हो चुका था, क्योंकि ऐसे फैसले लिए गए उस वक्त पीएम मोदी के, उनके सीधा उनका फैसला लिया गया कि नोटबंदी हो, उसके बाद जितने भी फैसले लिए गए, जीएसटी का रोल आउट हो या मेक इन इंडिया प्रोग्राम हो, उसका बिल्कुल विनाश हो गया हमारी अर्थव्यवस्था का। और उस वक्त हमारी अर्थव्यवस्था पटरी से हट गई, लुढ़क गई। और ये इसमें महामारी का बहुत सारे बहाने बनाए जा रहे हैं कि ये वैश्विक महामारी है, इसकी वजह से हमारी स्थिति इतनी खराब हो गई है। जरूर खराब हो गई है, लेकिन पहले से ही इसकी खराब थी। अब जितने भी आंकड़े आ रहे हैं सारे नकारात्मक है, पहले से ही थे। मैं आपको बताता हूँ एक साल में क्या हुआ। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर का बड़ा भारी डोल पीटा एक साल तक, और उन्होंने कहा कि वो 20 लाख करोड़ रुपए देश को समर्पित कर रहे हैं। आखिर वो 20 लाख करोड़ रुपए गए कहां पर? वो सारे आंकड़े नकारात्मक कैसे हुए? 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं सिर्फ एक साल में। हमारी पर कैपिटा जीडीपी शंकर साहब 1 लाख से कम हो चुकी है। अब ये ऐसे इस तरह के आंकड़े आ रहे हैं। बेरोजगारी दर जो है 10% से ज्यादा पहुंच चुका है। और आप इन्फ्लेशन और महंगाई की तो बात ही मत करिए। जो थोक महंगाई दर है या जो खुदरा महंगाई दर है, थोक महंगाई दर तो 13% से पहुंच गया है, सबसे उछला स्तर है 13 साल में। और जो खुदरा महंगाई दर है 3.3% जो है, वो आरबीआई के कंफर्ट जोन से, उनके टॉलरेंस बैंड से ज्यादा हो चुका है। वो भी बहुत ज्यादा चिंतित है। और पेट्रोल और डीजल के दाम के बारे में तो पूछिए ही नहीं। ठीक है, रमाकांत जी जवाब लेते हैं। रमाकांत जी जवाब दीजिए, कोविड का हवाला आप नहीं दे सकते हैं सर। चुनाव से पहले बहुत सारे नारे दिए जाते हैं रमाकांत जी, आपकी सरकार ने भी नारे दिए। नारों से सरकारें तो बन सकती है रमाकांत मिश्रा जी, लेकिन महंगाई कम नहीं हो सकती है, यह सरकार को भी अब समझ में आ गया होगा। रमाकांत जी आपको आवाज आ रही मेरी? चलिए अंशुल जी, आप लोग जब सत्ता में नहीं थे उसके बाद आप लोगों ने भी सत्ता में आने के लिए बहुत सारे नारे दिए, लेकिन इन नारों का होता क्या अंशुल अभिजीत जी, आप भी जानते हैं। सत्ता में आने के बाद फिर वही पेट्रोल डीजल की मार, आम आदमी की जो जरूरत की चीजें हैं वो महंगी होती जाती हैं। ये सिर्फ इसी सरकार का नहीं है, पिछली सरकारों में भी हमने बहुत सारी चीजें अंशुल अभिजीत जी देखी है, महंगाई किस तरह आसमान को छूती थी। फर्क है बहुत बारी। जब इस सरकार ने ये 2014 में सरकार आई तो हमारा विकास दर 8 से भी ज्यादा था। वो अब गिर के -7.3 हो गया। इतना भारी गोता। एक जिगर मुरादाबादी का शेर था कि बड़ी हिम्मत है, बड़ी तबीयत है, जो सुलझ जाती है गुत्थी फिर से उलझाता हूं मैं। और यही सरकार ने किया, जो सुलझी हुई उसको फिर सरकार ने उलझाया। अरे जिगर मुरादाबादी तो एक तरह से ग्लैमराइज कर रहे थे अपनी अक्षमता को, लेकिन इस सरकार को ग्लैमराइज करने के लिए कुछ नहीं रह गया, मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं रह गई। हमने विकास दर उनको दिया था 8%, वो गिराकर उन्होंने -7.3 कर दिया है। और उस समय महंगाई जरूर थी, लेकिन आप ये मत भूलिए कि उस समय बेरोजगारी का दर बहुत ज्यादा इतना ज्यादा नहीं था जैसा अब है। अब तो क्या है कि ये स्टैगफ्लेशन हो रहा है, महंगाई भी बढ़ रही है और जो बेरोजगारी का दर है वो भी इतना निचले स्तर पे है। महंगाई के साथ बेरोजगारी भी बढ़ रही है, एक चिंता का विषय है। मेरा सवाल वही था कि सरकार कर क्या रही है सर? देखिए शंकर जी, मैं थोड़ा सा मैं ऑडियो की वजह से मैं अंशुल जी की बात सुन नहीं पाया था। लेकिन मेरा जो प्रॉपर जो हमारी जो कहने का मतलब है, जो कि देखिए
कांग्रेस के समय में हो चाहे यूपीए के गवर्नमेंट में हो, जो भी हुआ है, जो लायबिलिटी हमारे पास, जो देखिए कुछ ऐसे होते हैं लायबिलिटी जो जैसे इंटरनेशनल लायबिलिटी है, जैसे ऑयल बॉन्ड जैसे यूपीए गवर्नमेंट की तरफ से जो दिया गया था, उसकी अब जो रीपेमेंट है वो भी हमारे पास जो है उसको लायबिलिटी। देखिए बहुत सारी चीजें हैं, अगर मैं ये आधे घंटे के डिबेट अगर कहना चाहूंगा तो वो उसके ऊपर मैं नहीं, उस सफिशिएंट पर नहीं मत होगा। जाइए। जनता को राहत कैसे मिलेगी, महंगाई कम कैसे बिल्कुल होगी, ये बता बिल्कुल, दीजिए। मैं वही चीज कह रहा हूँ। जैसे देखिए सेकेंड वेव हमारा जिस तरह से हम लोगों को प्रभावित किया जी। है, और थर्ड वेव की भी संभावना जताई जा रही है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं क्योंकि सरकार जो है सो पूरी तरह से गंभीर है, इसमें कोई दो मत नहीं है। जो सरकार गंभीर नहीं है, रमाकांत इसको जी, गंभीर आप हैं, सरकार है, मैं मान रहा हूं, लेकिन उसका असर कहां दिख रहा है? असर तो है नहीं कहीं, वो तो बेअसर होती जा रही चीजें, और ज्यादा महंगी होती जा रही चीजें। आप देखिए कोई भी चीज इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर में, अंतरराष्ट्रीय बाजार के ऊपर में जब दबाव पड़ता है तो वो हमारे जेब तक के ऊपर में दबाव पड़ता है। आप देखेंगे जब कोविड का ये पूरा ही परिदृश्य हुआ, उसके बाद जाकर के अनलॉक हुआ पूरी तरह से। अनलॉक होने के बाद जो प्रोडक्शन था हमारा बिल्कुल रुका हुआ था, जो सप्लाई चेन था वो बिल्कुल रुका हुआ था। उस सप्लाई चेन को सामान्य बनाने के लिए तो कुछ दिन तो समय लगना ही पड़ेगा, और वो सामान्य जब हो जाएगा निश्चित तौर पर देखिए महंगाई भी काबू में आ जाएगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। क्या हमने पिछले साल के जो पहले जो हमारा जो कोविड की लहर थी, क्या उसके बाद में हमने क्या जीडीपी पे क्या सुधार नहीं किया? क्या हमारा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा? निश्चित तौर पर जब सामान्य हो जाएगा स्थिति, देखिए अभी निश्चित ये जो है हमारे ऊपर जो दबाव है, रमाकांत क्षणिक है, जी, स्थिति सामान्य हो जाएगी मैं मानता हूं, लेकिन मौजूदा स्थिति तो खराब होती जा रही है ना। आप राहत देने के लिए क्या कर रहे हैं? ये महंगाई तो बढ़ती जा रही है। देखिए सरकार महंगाई कम करने को लेकर कोई प्लान है आपके पास? अभी पेट्रोल डीजल के बाद दूध के दाम बढ़ रहे हैं, पीएनजी और लगातार एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं। इस पर सरकार कुछ गंभीरता दिखाएगी, या फिर आप ये कह देंगे कि कोविड है, ठीक है, सेस लिया जा रहा है? सरकार पूरी तरह से देखिए, जहां पर उन्होंने राहत देने की बात है वहां पर राहत भी दिया है, ऐसा नहीं है जो कि राहत नहीं किया है। देखिए नवंबर तक जिस तरह से राशन को फ्री किया गया है, और कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिसको उठा करके वो सेकेंड सरकार ये लागू करने की कोशिश कर रही है। अंशुल अभिजीत जी, रमाकांत जी कह रहे हैं कि राहत दी गई है, मुझे तो कहीं कोई राहत दिखी नहीं। आपको दिखीगा कहीं पर कोई राहत सरकार ने दी है आम जनता के लिए? नहीं, यही तो समस्या है, क्योंकि ये संजय जी आवाज नहीं आ रही है। जी बोलिए। आ रही है सर, बोलिए। योग्यता नहीं है, उनके पास वो क्षमता नहीं है ये समझने के लिए। वो ये क्या कर रहे हैं पिछले साल से कि डिमांड सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा प्रॉब्लम है डिमांड का, मांग का प्रॉब्लम है। अगर आप सीधे गरीब आदमी के हाथ में पैसा नहीं देंगे, जो जरूरतमंद है उनके हाथ में पैसा नहीं देंगे, स्थिति नहीं बदलेगी। उससे क्या होगा? अगर गरीब आदमी के हाथ में पैसा पहुंचेगा तो मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो खर्चा होगा, खर्चा होगा तो उत्पादन बढ़ेगा, उद्योग चलने लगेंगे और अर्थव्यवस्था आ जाएगी, रोजगार लोगों को मिलेगा, और फिर स्थिति सामान्य होने लगेगी आस्ते आस्ते। अगर डिमांड साइड की समस्या है तो सप्लाई साइड सोल्यूशन नहीं हो सकता उसका। तो ये सरकार समझ नहीं रही है, और ये हमने देखा है। ये बात ये पुष्टि करती है, ये आंकड़े उस बात की पुष्टि करते हैं कि ये जो आपकी जो पॉलिसी है ये फेल हो चुकी है। भाई 1 साल तो हो गए शंकर भाई, अब मैं क्या बोलूं? कोई विकल्प तो ढूंढे सरकार को। समझ गया मैं कि सरकार ये चाह रही थी कि भाई सप्लाई साइड से शुरुआत करे, ज्यादा पैसा खर्चा नहीं करना चाह रही थी, अपनी तिजोरी में हाथ डालना नहीं चाह रही थी, मैं समझ गया। लेकिन अभी गरीबी और बढ़ गई है, मुफलिसी और बढ़ गई है। यहाँ पर सरकार चाहती है कि गरीबों को मारे, गुर्बत को नहीं। ये तो हमेशा सरकार की ये पॉलिसी रही है, उनकी नीति रही है। अर्थव्यवस्था को जब तक वो समझेंगे नहीं संजीदगी से, तो वो फिर समस्या का हल नहीं होगा। बोलिए रमाकांत जी। देखिए अंशुल जी को मैं एक चीज कहना चाहता हूं। देखिए अभी जो स्थिति है इसमें आप ये कहेंगे जो सरकार पूरी तरह से मतलब गंभीर नहीं है, ऐसी बात नहीं है। जहां तक बात है पेट्रोल की, अगर पेट्रोल की बात करें तो ये इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर ही पूरी तरह से दबाव, पहली बात। दूसरी बात, जो प्रोडक्शन लाइन है, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो भी धीरे धीरे खुल रहा है। जो रॉ मटेरियल हमें इंपोर्ट करने की होती है, उसमें भी धीरे धीरे आप देखेंगे, जहां तक आज डॉलर की बात है 74 रुपए 49 पैसे उसका रेट है। आज क्रूड ऑयल की बात करें तो 75-78 है। तो निश्चित तौर पर जब सामान्य थोड़ी सी अगर होगी स्थिति,
तो महंगाई भी पूरी तरह से कंट्रोल होगी। जहां तक सरकार की बात है, सरकार ने जहां तक खड़े होने की बात है, जहां पर उसको सब्सिडी देना चाहिए, जहां पर उसको राहत देनी चाहिए, तो सरकार ने दिया है। चाहे वो राशन के ऊपर में हो, चाहे और किसी भी चीज में, चाहे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो, कहीं भी सरकार ने दिया है। ऐसी बात नहीं है जो कि सरकार ने नहीं दिया है और अपना हाथ खींच करके बैठा। एक्साइज ड्यूटी और वैट कहां कम हुआ रमाकांत मिश्रा जी? किसने कम किया बताइए? ऐसा मैं आप बता देता हूं। देखिए 15th फाइनेंस कमीशन जो है, पहले क्या था, तो हमारे पास जो एक्साइज ड्यूटी जो सरकार लगाती थी, उस एक्साइज ड्यूटी में पहले क्या होता था, जो कि सर्टेन गुड्स के ऊपर में स्टेट गवर्नमेंट को उसकी ये दी जाती, परसेंटेज दी जाती। लेकिन अब क्या हुआ है, 15th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद क्या हुआ, तो वो हमें से वो कोई भी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो भी स्टेट सेंट्रल ये चीजें रमाकांत जी आप समझ सकते हैं, मैं समझ सकता हूं, लेकिन आम जनता इन तथ्यों को नहीं समझेगी सर। आम जनता ये पूछना चाहती है, आम जनता ये पूछना चाहती है महंगाई की मार कब कम होगी? बिल्कुल सही बात है शंकर जी, ये सही बात कह रहे हैं, जो कि ये जनता के लिए नहीं है। लेकिन एक चीज थोड़ा सा और समझना पड़ेगा, जो कि जहां तक बात है, हम लोग जो रेट की बात कर रहे हैं, पेट्रोल की आप छोड़िए, डीजल की छोड़िए, मैं कह रहा हूं आलू हो, बैगन हो, टमाटर हो, मैं उसकी बात कर रहा हूं, चाहे दलहन हो चाहे तिलहन। मैं कह रहा हूं कुछ ऐसे प्राइसेस होते हैं जहां पर हम लोग उसका कंपैरिजन करते हैं लुटियंस जोन्स, लेकिन लुटियंस जोन्स का और जो कॉलोनियों में रहते हैं वहां पे ये बहुत बहुत बड़ा, कम से कम 25% का अंतर है। तो ये चीज भी समझना पड़ेगा, जो कि अगर महंगाई हम कह रहे हैं तो कंपैरिजन कहां से करें, तो ये समझने की बात। मैं पहले बोला कि पेट्रोल और डीजल को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये इंटरनेशनल दबाव के बाद ही इस तरह का पेट्रोल प्राइसेज और इसकी प्राइसेज। तो फिर आप लोग क्यों नारे देते थे जब सरकार में नहीं थे? नहीं, क्या हुआ उन नारों का? क्या सरकार तो बन गई रमाकांत जी नारों से, लेकिन महंगाई तो कम नहीं हुई ना। देखिए सर, मैं वही चीज कह रहा हूं, जो अगर कंपैरिजन करेंगे, अगर आप वो लुटियंस जोन से और कॉलोनी में बसे हुए आदमियों से, तो फर्क नजर आ जाएगा। 25% का फर्क है शंकर जी, 25% का। लेकिन पेट्रोल डीजल के रेट तो सबके लिए एक है ना रमाकांत जी, दूध के रेट तो सबके लिए एक है ना, दालों के रेट तो सबके लिए एक है, बिल्कुल खाने के तेल के रेट तो सबके लिए एक है। बिल्कुल सही बात है, मैं कहां मना कर रहा हूं इस चीज, लेकिन जहां पर अंतरराष्ट्रीय दबाव, जहां पर जो व्यवस्था। अंशुल अभिजीत जी मुझे बताइए कि रमाकांत जी बार बार अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बात को ले जाकर क्रूड ऑयल के दामों की बात कर रहे हैं और उसी के हिसाब से वो जो पेट्रोल डीजल के दामों को तय होने की बात कर रहे हैं। मेरा सवाल सीधा सीधा है, वो कई सारे तथ्य भी रख रहे हैं, लेकिन जनता इसे नहीं समझती। अंशुल अभिजीत जी, जनता तो सरकार पर भरोसा करती है, जो महंगाई कम करने का वादा सरकार ने किया था सत्ता में आने से पहले, जनता चाहती बस उसे आप पूरा कर दीजिए। अब कोई विश्वास नहीं रह गया, कोई भरोसा नहीं रह गया, कोई उम्मीद नहीं रह गई। मंदी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, मुफलिसी है। ये जो बहाना बार बार कर रही है कि हमारे पास आमदनी तो बढ़ गई है, खर्चा नहीं है, तो वो और ढूंढे, विकल्प ढूंढे। वो एक साल से कर क्या रही थी, और बार बार ये जुमले देती है। पिछले साल प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ का जुमला दिया, इस बार माननीय वित्त मंत्री ने फिर दिया एक और जुमला, जो 6,29,000 करोड़ का जुमला। उससे कुछ होगा नहीं भाई। आप चाहते हैं कि कर्ज का बोझ गरीब आदमी पे पड़ जाए, ऐसे इस पे समाधान नहीं होगा, राहत नहीं मिलेगी गरीब आदमी को। हम चाहते हैं कि एक्साइज ड्यूटी सीधा सीधा सरकार कम करे, ये बढ़ाती जा रही है एक्साइज ड्यूटी। यहां पर ये सीधा नियंत्रण में लाए पेट्रोल के दाम को, क्योंकि पेट्रोल के दाम से कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। उसके दाम बढ़ाने से सब चीजों की कीमतें बढ़ जाती है। हमने क्या किया था, और बार बार इसका जिक्र आ रहा है, ऑयल बॉन्ड का। यूपीए के समय हमने एक सब्सिडी दी थी, ताकि एक नैतिकता के रूप से सब्सिडी दी थी, एक राहत के रूप से सब्सिडी। वो ये कह रहे हैं कि उसी का हम कर्ज अभी तक चुका रहे हैं। नहीं तो चुका, कितना चुका रहे हैं, ये तो मैं पूछना चाहता हूं। मैं उनसे सीधा पूछना चाहता हूं कि आपने 7 साल में 24 लाख करोड़ एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाते बढ़ाते कमाया है, 24 लाख करोड़। और आपने अभी तक कीमत उसकी दी है, प्रिंसिपल अमाउंट जो के लीजिए, जो मैच्योर हुए हैं 3,500 करोड़ अब तक आपने दिए हैं। और कहां 24 लाख करोड़ शंकर जी, और कहां 3,500 करोड़। तो कितना आप चुका रहे हैं। और नैतिकता के नाम से हम चाहते थे कि जो उपभोक्ता है वो महफूज रहे, इसलिए हमने ये प्लानिंग की थी। आप तो चाहते कि जो गरीब आदमी इसकी बलि चढ़े। रमाकांत जी आप तक आवाज नहीं आ रही हमारी? नहीं, मैंने आपकी आवाज आ रही है, अंशुल जी की आवाज नहीं आ रही है। मैं ठीक है, अंशुल जी आप कंटिन्यू रखिए, मैं रमाकांत जी का ऑडियो थोड़ा दुरुस्त करने की कोशिश करता हूं। मैं यही कह रहा हूं, मेरे एको आ रहा है तो मैं बोल नहीं पा रहा हूं ठीक से। ये जरा आप फिक्स कर दीजिए। हाँ ठीक हो गया। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप जो ये गरीब आदमी की बलि चढ़ा रहे हैं बार बार,
मैं हमारा सीधा सीधा एक हमने विकल्प भी दिए हैं, हमने राय भी दी है। हम बार बार सरकार को लिखते रहते हैं, हम कहते रहते हैं ट्वीट के जरिए, सरकार मानने को तैयार नहीं। बहुत सारे ये जो उलझी हुई गुत्थी है इसको सुलझा सकते हैं, अभी भी वक्त है। और गरीब आदमी को जो जरूरतमंद है, जो मोहताज है, जो महरूम है, अभी भी राहत मिल सकती है अगर आप बात सुने तो। देखिए यहाँ पर डाइवर्जेंस हो रहा है, शेयर मार्केट में तो बहुत लोग पैसा कमा रहे हैं और जो गरीब आदमी है वो और गरीब हो रहा है। तो आप क्यों ना शेयर बाजार से कुछ पैसा लीजिए, क्योंकि सरकार की ये शिकायत है हम पेट्रोल और डीजल के दाम इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि हमारे खर्चे बदल गए हैं। आपने धर्मेंद्र प्रधान की दलील तो सुनी होगी, अब वो बदल गए हैं। आवाज आ रही हो तो जवाब दीजिए। शेयर मार्केट और पता नहीं क्या कह रहे हैं, उनको शायद पता होगा, निश्चित तौर पर पता होगा, जो कि जो इन्होंने ऑयल बॉन्ड इन्होंने प्रोड्यूस किए थे वहां पर इंटरनेशनल मार्केट में, उसमें 2021 में रीपेमेंट का जो शेड्यूल है वो 2021 से चालू है, जिसमें पहला 2021 में 5,000 करोड़ का एक इंस्टॉलमेंट है, उसके बाद 5,000 करोड़ का दूसरा इंस्टॉलमेंट है। तो इस तरह से ये कंटिन्यूशन में है, ये जाकर के 2026 में जाकर के ये पूरे होंगे ऑयल बॉन्ड के जितने भी इनके पास रीपेमेंट के जो शेड्यूल हैं वो पूरे होंगे। तो जो लायबिलिटी आपके पास कंटिन्यू आती जा रही है उसको भी तो आपको देखना है। दूसरी बात, जो स्टेट में रेवेन्यू डेफिसिट है वो भी तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट ही पूरा करेगी। देखिए हम ये कहना चाहते हैं, मैं डायरेक्ट जनता से जुड़ने वाला आदमी हूं और जनता की बात करने की कोशिश करता हूं। देखिए मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता, नहीं तो रेवेन्यू डेफिसिट स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है अभी, तो जैसे सब्सिडी की बात है, जैसे और फ्री की बात है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि जनता से जुड़ी हुई होने के बावजूद भी उसको कोई मतलब नहीं है। चाहे वो उसका मतलब है दूध से, उसका मतलब है आलू से, उसका मतलब है परवल से, उसका मतलब है और जो ऑयल है उस सब से। इसी के लिए सरकार जो है सो गंभीर तो पूरी तरह से है, लेकिन थोड़ा सा सामान्य होने में बिल्कुल समय लगेगा। कितना समय लगेगा रमाकांत जी, आप बताइए मुझे। 2 साल 3 साल से हम लगातार देख रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, अब भी आप कह रहे हैं कि समय लेंगे। जितना आप समय ले रहे हैं उतनी महंगाई बढ़ती जा रही है। नहीं देखिए अंशुल जी, क्या मैं ठीक कह रहा हूं? देखिए जो नए तेल मंत्री हैं उनसे पूछा गया कि भाई ये तेल के दाम इतने क्यों बढ़ रहे हैं, उन्होंने कहा कि नहीं मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मुझे अध्ययन करने दीजिए, फिर मैं आपसे बोलूंगा। अब रमाकांत जी आए हैं, हम लोग दोनों राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, अगर आप उनसे सवाल करेंगे और रमाकांत जी ये कहेंगे नहीं मुझे 1 दिन चाहिए जवाब देने के लिए, मैं कल आके आपका जवाब दूंगा इत्मीनान से। भाई ऐसे मुल्क चलता है? ये तेल मंत्री जी ने कहा है कि मैं कल जवाब दूंगा, उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। देखिए अंशुल जी, ऐसा है जितना आप प्रभावित हैं उतना ही मैं भी प्रभावित हूं। मैं इस चीज को इग्नोर नहीं कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं जो कि जनता से जो जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है मैं वो हूं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। लेकिन हमको इस चीज को समझना पड़ेगा, जिस तरह से हमारे पास अभी लास्ट 2 सालों से इस तरह से हमारे पास जो दृश्य बने हैं उसमें हम सब प्रभावित हुए हैं। अंशुल जी भी प्रभावित हुए हैं, शंकर जी भी प्रभावित हुए हैं और आर.के. मिश्रा भी प्रभावित हुए हैं, तो इसमें कोई तो मत नहीं। लेकिन सरकार के पास ऐसे नहीं है जो कि विकल्प नहीं है, निश्चित तौर पर विकल्प है। अभी तो सरेंडर कर दिया ना सरकार ने रमाकांत जी। नहीं सरेंडर नहीं किया इसको। आप बताइए फिर, टाइम बताइए, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 1.5 साल? देखिए हमको क्या है, तीसरी कोविड का जो हमारा संभावना है उसके लिए भी तैयारी करनी है। तो कहने का मतलब वो हम उसको भी रोक सकें। जनता समझ गई रमाकांत जी आपका जवाब। आने वाले कुछ महीनों, सालों में हमें लगता है कि महंगाई कम होने वाली नहीं है, आपकी बातों से ये समझ में आ रहा है। फिलहाल इस चर्चा को ही विराम देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रमाकांत जी और अंशुल जी आपका भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, सरकार की तरफ से कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है कि महंगाई को किस तरह से कम किया जाए। पेट्रोल डीजल आप देखिए लगातार महंगा हो रहा है, दालें महंगी हो रही है, सब्जियां महंगी हो रही है, अब दूध भी महंगा हो गया है। तो इसीलिए अब जनता ये सवाल पूछ रही है सरकार से कि बढ़ती महंगाई पर आखिर कब रोक लगेगी। सरकार के अपने तर्क हैं लेकिन वो जनता को समझ में नहीं आ रहे। जनता तो यही जानना चाहती है कि हमने जिन वादों के साथ सरकार को सत्ता में लाया था, क्या वो वादे सरकार ने पूरे किए हैं या फिर नहीं किए। वो तस्वीर हम सबके सामने है जो लगातार देश में इस वक्त बेतहाशा महंगाई बढ़ती जा रही है। फिलहाल खबर देश से आज के लिए इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी हैं। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।